डेरिवेशन पार्ट पे। और गाउस की पहली एप्लीकेशन है किसी आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और या किसी अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 7 स्टेप बताए थे, हमें उन 7 स्टेप का फॉलो करना है और उसी के हिसाब से हमारी डेरिवेशन आ जाती है। तो वो 7 स्टेप एक बार आप रिकॉल कर लेना। तो हमारे पास क्या है, चालक तार है। तो हमारी पहली स्टेप क्या थी कि भाई हमें वस्तु का चयन करना है। तो हमने एक वस्तु ली, ठीक है, ये अनंत रेखीय आवेश था और इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया मैंने ये। हालांकि इसकी लेंथ है वो इनफाइनाइट है, लेकिन इस लेंथ में से मैंने छोटा सा टुकड़ा ले लिया AB। तो AB टुकड़ा ले लिया। तो पहली स्टेप क्या थी, वस्तु का चुनाव। तो वस्तु कैसी ले ली मैंने, चालक तार। दूसरा क्या था, उसको आवेश देना। तो मैंने इसको आवेश दिया। आवेश कितना दिया, सिग्मा Q इज इक्वल टू Q आवेश दिया मैंने इसको। तो क्या देखा कि आवेश है वो इसकी लंबाई के अनुदिश वितरित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी डेट थ्योरी भी आ गई। क्या आ गई थ्योरी की, माना कोई अनंत लंबाई का चालक तार है, जब इस चालक तार को आवेशित किया जाता है तो उसकी आवेशों का वितरण लंबाई के अनुदिश हो जाता है। ठीक है, अब आप बताओ यहाँ पर आवेश किसके अनुदिश हुआ, लंबाई के अनुदिश हुआ। तो यहाँ आवेश वितरण कैसा आएगा, आवेश वितरण आएगा, देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पर मुझे जरूरत पड़ेगी इस स्पेस की। तो सिग्मा क्यू आपने क्यू दिया, तो आवेश वितरण कैसा आएगा, लैम्डा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर आवेश किसके अनुदिश हो रहा है, लंबाई के अनुदिश। तो मैं मान लो इस टुकड़े की लंबाई क्या है, स्मॉल एल है। ठीक है, तो ये स्मॉल एल मैंने इसकी लंबाई ले ली टुकड़े की। ठीक है, और तो यहाँ पर आवेश वितरण क्या होगा, लैम्डा बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एल। तो यहाँ से सिग्मा क्यू कितना आ जाएगा, लैम्डा एल आ जाएगा। इक्वेशन क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। तो हमने कहा कि इसका रेखीय आवेश वितरण के, रेखीय आवेश हो रहा है वितरण। ठीक है, तो ये क्या आ गया, रेखीय आवेश, रेखीय पृष्ठ घनत्व आ गया। ठीक है, आवेश घनत्व आ जाता है, रेखीय आवेश घनत्व आ जाता है। अब तीसरी स्टेप क्या थी, पहली स्टेप में हमने वस्तु का चुनाव किया, दूसरी स्टेप में हमने वस्तु उसको आवेशित किया, थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी है। और मैंने कहा कि जैसी वस्तु है वैसा गाउसियन पृष्ठ। तो देखो तार होता है वो कैसा होता है, बेलनाकार होता है। तो हमें गाउसियन पृष्ठ भी कैसा लेना है, बेलनाकार लेना है। तो हम एक गाउसियन पृष्ठ चारों तरफ मान लेते हैं इसकी कि ये गाउसियन पृष्ठ है। ठीक है, तो ये बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ ले लिया मैंने। अब इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ के कितने भाग हो गए, देखिए किसी भी बेलन के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। 2 वृत्ताकार भाग होते हैं और एक बेलनाकार भाग होता है। इससे बेलनाकार पृष्ठ के 3 भाग हो गए, 2 वृत्ताकार भाग हो गए, S1 और S2। ठीक है, S1 व S2 तो हो गए इसके वृत्ताकार पृष्ठ। ठीक है, और एक पृष्ठ हो गया इसका S3, ये हो गया इसका बेलनाकार पृष्ठ, बेलनाकार पृष्ठ S3। तो इसके 3 पृष्ठ हो गए, कौन कौन से हो गए, 2 तो देखो ये वृत्ताकार पृष्ठ हो जाते हैं। ठीक है, ये 2 वृत्ताकार पृष्ठ हो गए और एक ये बेलनाकार पृष्ठ हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, प्रत्येक पृष्ठ से अल्पांश ले लेता हूं मैं। तो अल्पांश लेने से पहले अपन देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा देखें। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो यहां विद्युत क्षेत्र की दिशा देखो इधर है, बाहर की ओर है। ठीक है, ध्यान रखना अपन इस तार की मोटाई को नगण्य मान रहे हैं। अब मैं हर एक पृष्ठ से अल्पांश ले लेता हूं। तो मैंने पृष्ठ S1 से एक अल्पांश लिया, ठीक है, और ये अल्पांश ले लिया मैंने ये रहा। ठीक है, ये अल्पांश आ जाता है मेरे पास DS1। ठीक है, ऐसे ही पृष्ठ S2 से ले लिया मैंने एक अल्पांश, ये आ जाता है अल्पांश DS2। देखिए अल्पांश की दिशा किधर होगी, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। और एक अल्पांश ही मैंने ले लिया इधर इस बेलनाकार पृष्ठ से। तो यह आ जाता है मेरे पास अल्पांश DS3 आ जाता है। तो मैंने इस
पूरे गाउसियन पृष्ठ से 3 अल्पांश लिए हैं, 2 तो वृत्ताकार पृष्ठों से लिए हैं और एक बेलनाकार पृष्ठों से लिए हैं। तो अब अपने पास चौथी स्टेप क्या थी? चौथी स्टेप ये थी कि हम फ्लक्स की परिभाषा से इन अल्पांशों से निर्गत विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लेते हैं। तो मान लो ds1 से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या आ जाता है? d phi1, और ds2 से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना आ जाता है? d phi2, और इससे कितना आ जाता है? d phi3 आ जाता है। तो ये अपने पास 3 फ्लक्स आ जाते हैं, तो ये कुल फ्लक्स मान लेते हैं d phi। तो d phi बराबर कितना आ जाएगा आपके पास? d phi1 प्लस d phi2 प्लस d phi3। ठीक है, अब देखो d phi इज इक्वल टू d phi को क्या लिख सकता हूं? E डॉट ds1, ठीक है, प्लस d phi2 को क्या लिख सकता हूं? E डॉट ds2, प्लस d phi3 को क्या लिख सकता हूं? E डॉट ds3। अब आप देखिए, मैं डॉट प्रोडक्ट हटाऊंगा। पहले डॉट प्रोडक्ट हटाने से पहले देखिए इनके कोण ज्ञात कर लेते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र जो है, यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और ds2 की दिशा ये है। तो विद्युत क्षेत्र और ds2 में कोण कितना बना? विद्युत क्षेत्र और ds2 में कोण बना 90 डिग्री। तो ये कोण कितना बना अपने पास? 90 डिग्री। आप ds1 की दिशा देखिए और विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, तो ये कोण कितना बना? ये भी 90 डिग्री बना। तो ये कोण भी अपने पास आ गया 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन ds3 की दिशा भी ये है और विद्युत क्षेत्र की भी दिशा ये है, तो कोण कितना बना? यहाँ इस स्थिति में 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बना? 0 डिग्री। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या आता है? हमारे पास कंक्लूजन ये आता है कि d phi इज इक्वल टू, मैं डॉट प्रोडक्ट हटाता हूँ तो देखिए क्या आएगा? E ds1 cos, अब देखिए ds1 ये है, ds1 की दिशा ये रही और E की दिशा ये रही, एंगल कितना बना? 90 डिग्री। तो फिर क्या हो जाएगा? cos 90 प्लस E ds2 देखिए, E ds2 की दिशा ये नीचे है और विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, तो कोण कितने बने मेरे पास? ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये आ जाएगा E ds2 cos 90 प्लस E ds3। अब देखिए ds3 भी इधर ही है और E भी इधर ही है, तो कोण कितना बना? E ds3 cos 0 डिग्री। ये क्यों बन रहा है? क्योंकि भाई E और ds जो है वो परपेंडिकुलर है। देख सकते हो आप कि E तो इधर है और ds1 इधर है, परपेंडिकुलर है। इधर भी E परपेंडिकुलर किसके है? ds2 के। ये रहा E और ये रहा ds2, और इधर E और ds3 क्या है? पैरेलल है। तो परपेंडिकुलर होता है तो थीटा कितना आ जाता है? 90। यहां पर भी थीटा कितना आएगा? 90, और यहां पर थीटा कितना आ जाएगा? 0 डिग्री आ जाएगा। तो ये अपने पास टर्म थी। तो अब आप बताइए cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो d phi कितना आ जाएगा आपके पास? d phi इज इक्वल टू आ जाएगा 0। ये वाली टर्म 0 होगी, प्लस देखिए अगेन cos 90 आ रहा है, फिर से 0 हो जाएगा। लेकिन देखिए cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या रही? 1। तो अपने पास क्या रह जाएगा? E ds3। तो ये आ जाती है इक्वेशन सेकंड। तो अपने पास देखो d phi क्या रह गया? d phi आ गया आपके पास E ds3। इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ ds3 बचा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा वो सिर्फ इस बेलनाकार पृष्ठ ds3 से निकलेगा। ठीक है, इन दोनों से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, ds से, s1 से और s2 से किसी तरह का फ्लक्स नहीं निकलेगा। तो फ्लक्स निकल रहा है किससे? सिर्फ ds3 से निकल रहा है, यानी इस बेलनाकार पृष्ठ से निकल रहा है। लेकिन ये जो फ्लक्स आया है ये तो सिर्फ इस छोटे से अल्पांश से आया है। अगर मुझे इस पूरे बेलनाकार पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स चाहिए तो क्या करूंगा? सिंपल सी बात है कि समीकरण 2 का क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। ठीक है, अगली स्टेप यही थी अपनी। तो समाकलन किया मैंने, तो d phi का समाकलन क्या आ जाएगा मेरे पास? d phi कर दिया, इधर इंटीग्रेशन E ds3 कर दिया। ठीक है, तो समाकलन किया मैंने, तो d phi का समाकलन क्या हो गया भाई? phi। आप देखिए E हर जगह समान है, इधर 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 इस जगह हर जगह समान है,
तो समान हो गया मतलब कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट राशि समाकलन से क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। तो ई का समाकलन से बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या आपके पास इंटीग्रेशन डी। क्यों, क्योंकि ई कैसा है, नियत है। अब ये इंटीग्रेशन ds3 क्या बताता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल को बताता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल को बताता है क्या, इंटीग्रेशन ds3। और ये पृष्ठ कैसा है देख सकते हो आप, ये पृष्ठ है बेलनाकार। मान लेते हैं इस बेलन की जो त्रिज्या है वो कितनी है r, और लंबाई जो है वो क्या मान ली मैंने, l मान ली। ठीक है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई r l। तो मैं इंटीग्रेशन ds3 की जगह क्या लिख सकता हूं, 2 पाई r l। तो मेरे पास पाई इज इक्वल टू आ जाता है 2 पाई r l। इक्वेशन क्या बन जाती है, थर्ड बन जाती है। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन आ जाती है। और ये फ्लक्स आ जाता है आपके पास किसकी परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। ठीक है, तो अपन ने किया क्या है, अपन ने ये किया है कि हमने वस्तु को आवेशित किया, आवेशित करने पर उसके चारों तरफ एक गाउसियन पृष्ठ की रचना की। इस गाउसियन पृष्ठ के दो पृष्ठ तो होते हैं, वृत्ताकार पृष्ठ S1 व S2 और एक बेलनाकार पृष्ठ S3। अब प्रत्येक पृष्ठ से मैं अल्पांश ले लेता हूं, 5 ds1 ds2 और ds3। सारे अल्पांशों से निर्गत विद्युत फ्लक्स मान लिया मैंने d∅1 d∅2 d∅3। सभी अल्पांशों से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स मान लिया d∅। ठीक है, तो फ्लक्स की परिभाषा लगा दी यहाँ पर, क्या कहती है फ्लक्स की परिभाषा, d∅ बराबर E डॉट ds। ठीक है, तो E डॉट ds1 प्लस E डॉट ds2 प्लस E डॉट ds3। अब E ds1 cos 90 आ गया, क्यों आ गया 90, क्योंकि E और ds1 क्या है, परपेंडिकुलर है। इधर भी E ds2 परपेंडिकुलर है और ये दोनों पैरेलल है, तो ये 0 डिग्री आ गया। cos 90 की वैल्यू 0 होती तो पूरी टर्म 0 हो गई। इधर cos 90 की वैल्यू फिर से 0 है तो ये टर्म भी 0 हो गई। लेकिन यहाँ cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये अपने पास ds3 आ जाता है। तो ये फ्लक्स आया किससे आया, सिर्फ बेलनाकार पृष्ठ से। और बेलनाकार पृष्ठ में भी क्या, उस अल्पांश से निर्गत आया है। अगर मुझे पूरे बेलनाकार पृष्ठ से चाहिए तो क्या करूंगा, इस समीकरण का समाकलन कर दूंगा। समाकलन करने पर मेरे पास फाई आ जाता है E इंटू इंटीग्रेशन ds3। E बाहर क्यों आया, क्योंकि E हर जगह कैसा था, नियत था। अब ds3 क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है किसका, किसी का जो भी सतह आपने ली है। अब यहाँ पर सतह कैसी है, बेलनाकार है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r l। तो मैं इंटीग्रेशन ds3 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई r l। तो मेरे पास phi इज इक्वल टू क्या आ जाता है, phi इज इक्वल टू आ जाता है E इंटू 2 पाई r l। ये आता है समीकरण 3। अब हम इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स देखते हैं गाउस की सहायता से, कि गाउस के नियम से अपन ने अपने पास, क्योंकि देखो ये भी बंद पृष्ठ ही तो है और एक बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स है, अपन किसके नियम से ज्ञात कर सकते हैं, गाउस के नियम से। तो गाउस के नियम से क्या आता है आपके पास, देखते हैं। देखिए फ्लक्स की परिभाषा से ये आ गया E इंटू 2 पाई r l। अब गाउस के नियम से बंद बेलनाकार पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना आया भाई, तो देखो गाउस का नियम क्या कहता है, फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और समीकरण फर्स्ट क्या कहते हैं कि सिग्मा क्यू बराबर आपके पास कितना आ गया था, लैम्डा एल। तो मैं सिग्मा क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा एल लिख सकता हूँ। तो फाई बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, फाई बराबर आ जाएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण कितना आ जाता है, ये 4। अब क्या करना है, 3 और 4 की अपने को तुलना करनी है। ठीक है, जैसा कि अपन ने स्टेप में बताया था, 3 और 4 की तुलना कीजिए। तो तुलना करेंगे 3 इज इक्वल टू 4। तो 3 इज इक्वल टू 4 किया तो 3 कितना है अपने पास, E इंटू 2 पाई r l इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखिए यहाँ l से l कैंसिल हो गया तो E इज इक्वल टू कितना है अपने पास, E इज इक्वल टू आया अपने पास लैम्डा अपॉन 2 पाई r
एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन आती है। अगर आप इसको k की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो देखिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो e इज इक्वल टू आ जाएगा 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को जानते हो आप क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, k होता है। तो यहाँ e इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2k लैम्डा अपॉन r। ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है किसी भी अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु। तो हमने क्या किया, हमने चालक तार लिया, उसको आवेशित किया, देखा आवेश का वितरण है रेखीय है, तो रेखीय आवेश घनत्व लिया। उसके बाद में हमने अल्पांश लिए, हर एक पृष्ठ से अल्पांशों से निर्गत विद्युत फ्लक्स लिया, कुल विद्युत फ्लक्स के लिए हमने उसका समाकलन किया। उसके बाद में हमने गॉस के नियम की सहायता से कुल विद्युत फ्लक्स निकाला बंद पृष्ठ से, ये आ जाता है। यहाँ सिग्मा क्यू को चेंज कर दिए किससे, रेखीय पृष्ठ रेखीय आवेश घनत्व से, और ये रेखीय आवेश घनत्व से चेंज करने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन आती है, और इन दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व करते हैं तो अपने पास ये रिजल्ट आता है यहाँ तक। अगर आप इसको k के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो यहाँ ऊपर 2 रह गया, 2 into 2 4 हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या मान सकते हो आप, k, तो यहाँ पर आ जाता है 2k लैम्डा अपॉन r। अब देखिए ये अपने पास विद्युत क्षेत्र आता है। अब इसका वेरिएशन किस तरह से आता है दूरी के साथ, इसके दो ग्राफ बनते हैं, वो ग्राफ देखते हैं। तो देखिए अपने पास E इज इक्वल टू आ जाता है 2k लैम्डा अपॉन r, यानी इस चालक तार से r दूरी पर कोई भी बिंदु आप P लेते हो उससे पर विद्युत क्षेत्र ये होगा। तो ग्राफ क्या आएगा, तो आप देख सकते हो कि ये वेरिएशन आ रहा है r के रेस्पेक्ट में कम होता जा रहा है। देखिए E और r में कैसा रिलेशन आ रहा है, इनवर्सली रिलेशन आ रहा है। ठीक है, तो अपने पास E कैसा आएगा, देखो E अगर मैं E और R के बिटवीन ग्राफ प्लॉट करता हूं तो देखिए ये तो आ जाता है E, मान लेते हैं ये E है और ये R है, तो ये ग्राफ क्या हो गया, देखो इनवर्सली रिलेशन थोड़ा सा पैराबोलिक आएगा ये। ठीक है, और अगर ये 1 अपॉन R और E के बिटवीन लेता है, ठीक है, तो मान लो ये तो E हो गया, और ये यहां ध्यान रखना 1 अपॉन R लिया है मैंने, तो ये ग्राफ अपना क्या आएगा, देखो ये इस तरह से आएगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखना मैंने यहाँ रिलेशन लिया 1 अपॉन R का, और यहाँ R जो लिया है वो लिया है मीटर में, और E जो लिया है वो लिया है वोल्ट पर मीटर, और यहाँ भी R लिया है 1 अपॉन R लिया मैंने मीटर में, और ये लिया है वोल्ट पर मीटर। ध्यान रखना जब भी आप ग्राफ बनाओ किसी भी तरह का, तो ग्राफ बनाते वक्त आपको हमेशा जो आपने डेटा यूज किया है ग्राफ के अंदर उसकी यूनिट लगाना मत भूलना, और ये एरो के साइन भी आपको लगाने हैं। यही फर्क होता है 100 आउट ऑफ 100 वाले बच्चे में और 95 वाले बच्चे में, कि हमें ग्राफ जस्ट ऐसे नहीं बनाना है कि ये ग्राफ बना दिया, ये E लिख दिया, ये R लिख दिया। आप उसको अच्छी तरह से बताइए कि ये प्रोग्रेसिव है या डिक्रीजिव ग्राफ है, और साथ में उसकी यूनिट भी आपको मेंशन करनी है। तो ये दो तरह के ग्राफ आ जाते हैं। और देखिए इस टॉपिक पे बेस्ड इस साल बोर्ड एग्जाम में, इस साल जो अभी हुआ है, एक न्यूमेरिकल आया था और बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था। क्या था न्यूमेरिकल अपन देखते हैं। तो देखिए अपने पास ये आवेशित चालक तार है, इससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E कितना आ जाता है अपने पास, E इक्वल टू आ जाता है 2k लैम्डा अपॉन r। इस साल बोर्ड के अंदर एक न्यूमेरिकल आया था, क्वेश्चन नंबर 14 RBSc 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 14 था कि एक अनंत रेखीय आवेश के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है v वेग से, ठीक है, और उसका वेग पूछा गया था। तो यहां पर आप देख सकते क्वेश्चन क्या था कि एक अनंत रेखीय आवेश के चारों तरफ r त्रिज्या भी दी हुई थी, और उस r त्रिज्या के पथ में एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो बताइए इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होगा। तो बहुत ही इजी सा न्यूमेरिकल था ये। क्वेश्चन क्या था कि वो कह रहा है कि ये अनंत रेखीय आवेश है और इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे चक्कर लगा रहा है वृत्ताकार पथ पे।
ठीक है, तो भाई देखो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगेगा, बल लगेगा। कितना लगेगा बल, F बराबर लगेगा QE। किसकी, QE क्यों लगेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र है वो यहाँ पर आप जो भी आवेश रखोगे उस आवेश पर ये विद्युत क्षेत्र क्या लगाएगा, बल लगाएगा। कितना है विद्युत क्षेत्र इस चालक तार के कारण, ये है, ये विद्युत क्षेत्र है। तो ये वाला विद्युत क्षेत्र इस आवेश के ऊपर क्या लगाएगा, एक बल लगाएगा। इस बल की वजह से ये आवेश है इस विद्युत क्षेत्र में जाने का प्रयास करेगा, ठीक है, तो ये बल लगेगा। अब इस बल के कारण क्या होगा कि ये वृत्ताकार पथ का अनुसरण करेगा, ये ठीक उसी तरह घूमने लगेगा जिस तरह से एक नाभिक के चारों तरफ कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है। तो उसी तरह से ये आवेश भी है वो इस वृत्ताकार पथ में घूमने लगेगा। और हम सारे जानते हैं कि कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पे घूमती है तो उसके ऊपर अभिकेंद्रीय बल लगता है। कितना लगता है अभिकेंद्रीय बल, F बराबर होता है mv²/r। तो समीकरण कितना आ जाता है, ये 2। तो संतुलन की स्थिति में क्या आ जाता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। तो संतुलन की स्थिति में क्या आ गया, FC क्या आ जाता है आपके पास, FE आ जाता है, ठीक है। तो FC कितना है आपके पास, mv²/r क्या आ जाता है, QE आ जाता है, ठीक है। और अब देखिए m यहां QE, E का मान कितना आएगा, E का मान ये आएगा 2k λ/r। तो अपन चेंज कर देते हैं इसको, mv²/r Q इंटू 2k λ/r। यहाँ ये क्या है भाई, हमने E बराबर रखा है 2k λ/r। तो आप देख सकते हो कि यहाँ r का रूल ही खत्म हो गया, r से r कैंसिल हो गया। तो mv² क्या रह गया, Q इंटू 2k λ, ठीक है। तो v² कितना रह गया आपके पास, Q इंटू 2k λ/m, ठीक है। और v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा √Q इंटू 2k λ/, क्या आ जाएगा, m। देखो लैम्डा का मान उस न्यूमेरिकल के अंदर दिया हुआ था, एग्जैक्ट मुझे डेटा याद नहीं है, आप चेक कर लेना। आरबीएससी इस साल के पेपर में क्वेश्चन नंबर 14 था, लैम्डा का मान दिया हुआ था और कुछ भी नहीं दिया हुआ था। तो लैम्डा वहां उस न्यूमेरिकल में दिया हुआ था, जबकि Q इलेक्ट्रॉन था तो Q कितना आ गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। K का मान आप सारे जानते हो क्या हो गया, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ये देखिए इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो ये न्यूमेरिकल था इस साल जो आया है। तो ये बेस किस पे था, ये किसी अनंत रेखीय चालक आवेशी चालक तार पर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित था। तो उसमें करना कुछ नहीं था कि दो हमने हमारे को बल निकाल लेते, विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल और अभिकेंद्रीय बल, दोनों को संतुलित करने पर हमारे पास ये फार्मूला बनता है और इस फार्मूले की सहायता से ये न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। ठीक है, अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे किसी आवेशित चालक गोलीय कोष या चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।